सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं यह काम कर सकता हूं। तो विज्ञान के अंदर जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति वैज्ञानिक सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ काम करता है, तो वह व्यक्ति कोई भी काम, बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है। जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मेरे दिल और दिमाग के अंदर ये भावना बहनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। पहले से यदि मैं नेगेटिव सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तो आप कर सकते हो। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं पोखरराम बामणिया पुनः आपके समक्ष एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हूं और आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वंध्यता या इनफर्टिलिटी। वंध्यता मतलब जिसको हम बांझपन भी कहते हैं। बांझपन का मतलब है ऐसे दंपति जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसे दंपति जो संतान पैदा नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहेंगे? बंध्य दंपति। और इसको हम क्या कहेंगे? वंध्यता। तो देखिए, वंध्यता की यदि हम बात करें तो वंध्यता का मतलब ये होता है कि जब एक दंपति का मतलब नर और मादा दोनों जब 2 साल तक असुरक्षित सहवास करते हैं और गर्भाधान की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। मतलब ये हुआ कि यदि एक दंपति 2 वर्ष तक असुरक्षित सहवास करता है, उसके बावजूद भी यदि गर्भाधान की स्थिति नहीं हो, निषेचन नहीं हो, या हम ये कहें तो उसमें भ्रूणीय परिवर्तन की क्रिया नहीं हो और संतान उत्पन्न नहीं हो, तो इसको हम कहेंगे वंध्यता। अंग्रेजी में कहते हैं इनफर्टिलिटी, कोई संतान नहीं होना। यदि किसी दंपति को कोई संतान नहीं हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? वंध्यता कहते हैं। देखिए, हमारे भारत की बात करते हैं तो भारत में हम सभी लोग है वो एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। जब हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं तो जो भी डिसीजन होते हैं, डिसीजन लेने का जो पावर होता है वो नर के पास होता है या पिता के पास में होता है। अब ऐसी कंडीशन में वंध्यता की स्थिति है। वंध्यता की स्थिति के अंदर भी यदि मान लो किसी दंपति को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो उसमें हमारा समाज जो माता है या जो महिला है उसको दोषी मानता है। ये सरासर गलत है, क्योंकि वंध्यता की स्थिति है तो कमी नर के अंदर भी हो सकती है, कमी मादा के अंदर भी हो सकती है। तो ये मतलब विडंबना ही कहेंगे हमारे समाज की। तो इस तरह से हर जगह हम महिला को दोषी मानते हैं। हम लिंग निर्धारण के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी हम माता को दोषी मानते हैं, जबकि उसमें तो क्लियर कट बात है कि दोषी या नर और मादा लिंग के निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन बनती है कि महिला को दोषी मानते हैं लेकिन दोषी पुरुष भी हो सकता है और दोषी महिला भी हो सकती है। यहाँ पर अलग स्थिति है, मतलब जिसमें जो मिस्टेक होगी, मान लो महिला के अंदर कोई कमी है तो दोषी महिला हो जाएगी, पुरुष के अंदर कोई कमी है तो दोषी पुरुष हो जाएगा। जैसे मान लो एक ऐसा दंपति जिसमें पुरुष के अंदर शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो दोषी कौन है? पुरुष है। मान लो शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो अंडाणु को निषेचित नहीं कर पा रहे हैं, तो दोषी कौन है? नर है। लेकिन यदि मादा की बात करते हैं तो एक ऐसी मादा जिसमें अंडाणु का निर्माण ही नहीं हो रहा है, या अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो रही है, या निषेचन हो गया लेकिन गर्भाशय के अंदर भ्रूण का रोपण नहीं हो रहा है, या भ्रूणीय परिवर्तन नहीं हो रहा है, कई कंडीशन बनती है। मतलब इसमें जिस व्यक्ति के अंदर जो कमी होगी हम उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि वह व्यक्ति दोषी है, नर दोषी है या मादा दोषी है। तो इस तरह से भारत के अंदर जो पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक समाज के अंदर पिता है वो निर्णय लेने वाला होता है और पितृसत्तात्मक समाज के अंदर हमेशा महिला को इन कार्यों के लिए दोषी माना जाता है। ये सरासर गलत है। अब देखिए, जो वंध्यता है, वंध्यता कई कारण से हो सकती है, कई रीजन है वंध्यता के। सबसे पहले बात करते हैं, वंध्यता है वो शारीरिक रूप से हो सकती है, मतलब शरीर के अंदर कोई शारीरिक अंग की कमी से या शरीर की बनावट के अंदर कोई मिस्टेक है तो उस वजह से भी वंध्यता हो सकती है। जन्मजात हो सकती है, कई ऐसे आनुवंशिक रोग होते हैं, कई ऐसे जन्मजात रोग होते हैं, उनकी वजह से हो सकती है। रोगजन्य हो सकती है, किसी रोग के कारण भी हो सकती है।
औषधिक भी हो सकती है, मेडिसिनल, ठीक है, औषधि के उपयोग से भी ऐसा हो सकता है, प्रतिरक्षात्मक हो सकती है और मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। तो ये सभी जो कारण है ये बंध्यता के कारण है। अब ऐसा दंपति जो बंदी है, अब उसको भी बच्चे प्राप्त करने का अधिकार है, बच्चे पैदा करने का अधिकार है, लेकिन प्राकृतिक रूप से उसमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। मतलब उन्होंने औषधि ली है, दवाइयां भी ली, जो भी अपने वो मारवाड़ी कहते हैं अदर जो भोपाल वाले कोर्ट के होते हैं वो भी किए, सब कुछ किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि उस दंपति को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो हम कुछ तकनीक अपनाते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक अपनाते हैं जिससे उस दंपति को भी संतान सुख प्राप्त हो, या उनके भी जो हम कहते हैं संतान उत्पन्न हो जाए, या उनमें गर्भाधान की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी जो तकनीक हम काम में लेते हैं इनको ART कहा जाता है। ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या टेक्निक, हिंदी में कहेंगे सहायक जनन तकनीक या सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो ऐसी तकनीक जो बंधे दंपति के अंदर संतान सुख प्राप्त करने के लिए संतान को उत्पन्न करे, या ऐसी तकनीक काम में ली जाए जिससे बंधे दंपति के अंदर भी बच्चे पैदा हो जाए, उनको संतान उत्पन्न हो जाए, संतान प्राप्त हो जाए। तो ऐसी जो तकनीक होती है इनको हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी या सहायक जनन तकनीक कहते हैं। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, उन विधियों के बारे में बात करें तो नंबर 1 हम बात करते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। देखिए एक हमने पढ़ा था सेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब क्या होता है? नर के द्वारा मादा के जनन भाग के अंदर वीर्य का सेचन करना, वो तो प्राकृतिक रूप से हो रहा है। अब यदि ऐसा कोई नर है, ऐसा कोई पुरुष है जिसमें क्या है वीर्य सेचन नहीं हो सकता, वो वीर्य सेचन करने में असमर्थ है, और या वो वीर्य सेचन कर सकता है लेकिन शुक्राणुओं की कमी है उसमें, या फिर शुक्राणुओं की गतिशीलता नहीं है, मतलब शुक्राणु गतिशील नहीं होते हैं तो वह शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाता है, मतलब उसमें निषेचन नहीं होता है। ऐसी यदि कंडीशन हो तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये जो नर है इसका वीर्य है वो कृत्रिम रूप से इकट्ठा किया जाता है और कृत्रिम रूप से इसको मादा की योनि के अंदर डाल दिया जाता है। इस विधि को हम कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन। तो क्लियर बात है कि एक नर यदि मादा की योनि में वीर्य सेचन नहीं कर सकता और यदि कर सकता है तो शुक्राणुओं की कमी हो, या शुक्राणु है तो उतने गतिशील नहीं है, इसका मतलब अंडाणु से नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब सीधा सा है कि ऐसा शुक्राणु निषेचन की क्रिया नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में उस पति का या उस पुरुष का जो वीर्य है वो कृत्रिम रूप से इकट्ठा किया जाता है और मादा के जनन भाग या मादा की योनि के अंदर कृत्रिम रूप से डाल दिया जाता है, कृत्रिम रूप से डाला जाता है, इसलिए इसको कृत्रिम वीर्य सेचन कहा जाता है। तो यह जो विधि है कृत्रिम वीर्य सेचन या आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट दूसरी विधि है जीवे निषेचन। जीवे निषेचन का मतलब है इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक नर दूसरा मादा, मादा से अंडाणु को ले लिया जाएगा, नर से शुक्राणु को ले लिया जाएगा, प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम रूप से इनका संलयन किया जाएगा। संलयन करने के बाद में किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है या एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और इस एम्ब्रियो को विभिन्न प्रकार की भ्रूण स्थानांतरण जो तकनीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर जो तकनीक है, इसके द्वारा एक अन्य या दूसरी जो महिला है उसके गर्भाशय के अंदर इसको डाला जाता है। जब इसको दूसरी महिला के गर्भाशय में डाला जाता है तो दूसरी जो महिला होती है उसको सरोगेट माता कहा जाता है, धात्री माता कहा जा सकता है, सहोदर माता कहा जाता है, इसको हम किराए की मम्मी भी कह सकते हैं और इसको हम किराए की कोख भी कह सकते हैं। अब जो ये अंडाणु शुक्राणु से जो भ्रूण का निर्माण हुआ है, अब ये भ्रूण है वो इस माता के अंदर, इस महिला के गर्भाशय के अंदर परिवर्तित होगा, और जब ये परिवर्तित होगा तो जब गर्भावती पूर्ण होगी तो यह महिला बच्चे को जन्म देती है। क्योंकि इस बच्चे का जब निर्माण हुआ तो शुक्राणु अंडाणु यहां से लिए गए थे, तो ये जो संतान होती है ये इस दंपति की होती है।
तो इस तरह से ये जो तकनीक है इसमें क्या हुआ कि एक माता या महिला के अंदर यदि भ्रूण का परिवर्तन नहीं हो सकता या उसके अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, ऐसी कंडीशन में एक अन्य महिला को किराए पर लिया जाता है या अन्य महिला के कोख को या उसके गर्भाशय को किराए पर लिया जाता है ताकि उनका बच्चा दूसरी महिला के पेट के अंदर पल सके और गर्भावती पूर्ण होने के बाद जब वो संतान उत्पन्न होगी तो वो इस परिवार की होगी या इस बंधे दंपति की होगी। पात्रे निषेचन मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शॉर्ट में इसको आईवीएफ कहा जाता है। अब देखिए इसमें आईवीएफ में क्या होगा, निषेचन शरीर से बाहर होगा। निषेचन शरीर से बाहर करवाया जाता है, मतलब नर से शुक्राणु पृथक किया जाता है, मादा से अंडाणु को पृथक किया जाता है और बाहर प्रयोगशाला के अंदर किसी कांच के पात्र के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न करवाई जाती है। तो निषेचन कहाँ होता है, प्रयोगशाला के अंदर। किसमें होता है, कांच के पात्र के अंदर। अब निषेचन हो गया तो किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। तो इस तरह से युग्मनज का जो निर्माण है वो कृत्रिम रूप से शरीर से बाहर, शरीर के अंदर जैसी परिस्थिति होती है, मादा के शरीर के अंदर या मादा के गर्भाशय के अंदर जैसी स्थिति होती है वैसी परिस्थिति प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम रूप से उत्पन्न करके और वहां पर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन या इन दोनों का निषेचन करवाया जाता है। अब इन दोनों का जब निषेचन करवाया जाएगा तो जाइगोट का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। और जब इस युग्मनज का निर्माण होता है तो इस युग्मनज को जो भ्रूण है या जो युग्मनज है इसको मादा के गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो जो जाइगोट बना है, जो जाइगोट बना है या जो युग्मनज है इसको मादा के गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। तो इस विधि को हम भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं या शॉर्ट में एम्ब्रियो ट्रांसफर या ईटी कहा जाता है। तो इस विधि को हम भ्रूण स्थानांतरण भी कहते हैं। अब इस भ्रूण का स्थानांतरण दो प्रकार से होता है। कैसे होता है, जब जाइगोट में विभाजन शुरू होता है, विभाजन शुरू होने के बाद में जब 8 कोशिकीय भ्रूण होता है, युग्मनज जो है कितनी कोशिकाएं, 8। जब 8 कोशिकीय स्थिति होती है तब इस युग्मनज को फैलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, मतलब अंडवाहिनी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो इसको फैलोपियन नलिका स्थानांतरण भी कहते हैं या इसको युग्मनज अंतर्डिंबवाहिनी स्थानांतरण कहा जाता है। इंग्लिश में या शॉर्ट में इसको ZIFT कहा जाता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ZIFT इसको कहा जाता है। तो इस तरह से 8 कोशिकीय की अवस्था है तो भ्रूण को कहां ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इसको क्या कहेंगे, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। अब यदि कोशिकाओं की संख्या 8 से ज्यादा है, यदि कोशिकाओं की संख्या 8 से अधिक है तो अब इस भ्रूण को गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। जब इसको गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर किया जाता है तब इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है, शॉर्ट में IUT कहते हैं। अंतर गर्भाशय स्थानांतरण मतलब भ्रूण गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो इसको IUT बोलेंगे, और यदि भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है तो इसको ZIFT कहा जाता है। तो इस तरह से भ्रूण का स्थानांतरण हो गया। अब भ्रूण का स्थानांतरण चाहे यहां पर हो चाहे भ्रूण का स्थानांतरण गर्भाशय के अंदर हो, कहीं पर भी हो, यह भ्रूण है वो गर्भाशय के अंदर परिवर्तित होगा। परिवर्तित होने के बाद में जब गर्भावधि पूर्ण होगी तो इससे संतान उत्पन्न होगी या जो शिशु है वो पैदा होगा। वही प्रोसेस, प्रसव के प्रोसेस के दौरान शिशु है वो बाहर आएगा। अब इस तरह से जब शिशु बाहर आ जाएगा तो इस शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, इसको परखनली शिशु कहा जाता है। तो इस तरह से परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी हमें प्राप्त होते हैं या ये प्राप्त किए जाते हैं। तो ये भी एक तकनीक है। इस तकनीक के द्वारा जो प्रयोगशाला के अंदर शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करवाकर या हम ये कहें कि कांच के पात्र के अंदर निषेचन की क्रिया करने के बाद हम इसको है वो मादा के शरीर के अंदर ट्रांसफर करते हैं विभिन्न विधियों के द्वारा। तो इस तरह से जो बंधे दंपति है वो संतान प्राप्त कर सकते हैं।
यदि हम प्रथम आईवीएफ की बात करते हैं तो 1978 के अंदर इंडिया के अंदर पहला परखनली शिशु है वो तैयार किया। जीआईएफटी को कहेंगे गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब जो युग्मक है इसको फैलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफर करना। तो देखिए इस विधि में क्या होगा, एक ऐसी मादा जो अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती है, एक ऐसी मादा जो अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती है, लेकिन अंडाणु का निर्माण ही नहीं कर सकती है, उसके अलावा जो प्रोसेस मादा के अंदर होता है वे सभी प्रोसेस उसमें संपन्न हो सकते हैं। जैसे निषेचन की क्रिया कर सकती है, उसके बाद में भ्रूणीय परिवर्तन का कार्य कर सकती है, या भ्रूणीय परिवर्तन के लिए जो अनुकूल परिस्थिति का निर्माण है वो उसके अंदर हो सकता है, ओनली अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक दाता महिला का अंडाणु प्राप्त करेंगे और उस अंडाणु को सीधा फैलोपियन नलिका के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो अंडाणु को प्राप्त किया मतलब युग्मक को प्राप्त किया और उस युग्मक को सीधा कहां डाल दिया, फैलोपियन नलिका के अंदर डाल दिया। सीधा कहां डाल दिया, अंडवाहिनी के अंदर डाल दिया, डिंब वाहिनी के अंदर डाल दिया जाता है। अब डिंब वाहिनी के अंदर डाल दिया तो योनि मार्ग से शुक्राणु आएगा और वो अंडाणु से निषेचित हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कॉमनली जो सभी में होती है वो हो जाएगी। तो जो कमी थी मतलब अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा था, तो दाता जो मदर है उस मादा से अंडाणु प्राप्त किया और डायरेक्ट फैलोपियन नलिका के अंदर डाल दिया जाता है। इसको हम कहते हैं जीआईएफटी, मतलब युग्मक अंत फैलोपियन स्थानांतरण, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इसको कहा जाता है। तो बंध्य दंपति इस विधि के द्वारा भी संतान प्राप्त कर सकते हैं। अब एक लेटेस्ट अत्यंत परिष्कृत तकनीक आती है जिसका नाम है अंतःकोशिका द्रवीय शुक्राणु स्थानांतरण, ICSI, अत्यंत परिष्कृत तकनीक है। इसमें क्या होगा, पहली बात ये तकनीक कहां काम में ली जाएगी, ये तकनीक वहां काम में ली जाती है जहां पर शुक्राणु अंडाणु को भेद नहीं सकता या शुक्राणु के अंदर अंडाणु को भेदने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ऐसी कंडीशन में इस विधि को काम में लिया जाता है। तो इस विधि में क्या होगा, जो शुक्राणु है वो अंडाणु को भेद नहीं पाता है, तो हमने उस शुक्राणु को एक इंजेक्शन में भर दिया, तो एक शुक्राणु को इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट अंडाणु के अंदर अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। इस विधि को अंतःकोशिका द्रवीय शुक्राणु स्थानांतरण कहते हैं, ICSI। मतलब एक शुक्राणु एक अंडाणु के अंदर अंतःक्षेपित कर दिया जाता है, या शुक्राणु को उस अंडाणु के अंदर या अंडाणु के कोशिका द्रव्य के अंदर डायरेक्ट डाल दिया जाता है। इस विधि को ICSI या अंतःकोशिका द्रवीय शुक्राणु स्थानांतरण कहते हैं। इस तरह से जो बंध्य दंपति है वो अलग अलग तकनीक के द्वारा संतान प्राप्त कर सकते हैं। अब भारत देश की बात करें तो भारत एक बहुत ही विशाल देश है, विकासशील देश है, और इस देश के अंदर लाखों ऐसे दंपति हैं जो बंध्य है। मतलब हम ये कहें कि भारत देश के अंदर, भारत देश की जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है, चाइना के बाद में 2 नंबर पे हम हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। तो भारत के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या है तो वहां पर बंध्य दंपति भी लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। अब बंध्य दंपति है और वो संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमने विभिन्न प्रकार की तकनीक के बारे में बात की है। लेकिन यदि हम इस तकनीक की बात करते हैं तो ये तकनीक हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने जो भी तकनीक पढ़ी है, जो भी टेक्निक पढ़ी है, ये सभी टेक्निक भारत के कुछ जो प्रमुख शहर है उन शहरों में ही उपलब्ध है। तो एक तो ये हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जब यह तकनीक काम में ली जाती है तो देखिए अत्यधिक परिशुद्धता के साथ में काम करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर शुक्राणु है, अंडाणु है, निकालना, डालना, निषेचित करना, प्रयोगशाला के अंदर करना, ये काम बहुत ही मतलब हम ये कह सकते गहनता के साथ करना पड़ता है, मतलब सटीक काम करना पड़ता है, परिशुद्धता के साथ करना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए इसकी हैंडलिंग भी बहुत तगड़ी होती है।
मतलब हर कोई व्यक्ति, हर कोई विशेषज्ञ, हर कोई डॉक्टर इसकी हैंडलिंग भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें विशिष्ट प्रकार के एक्सपर्ट, विषय विशेषज्ञों की जरूरत होती है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत होती है। अब इतनी सब कुछ बात करेंगे तो यह विधि बहुत महंगी होती है, विधि महंगी होती है, प्रोसेस महंगी होती है, और इसके लिए एक सुव्यवस्थित लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है। लेबोरेटरी के अंदर जो उपकरण होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस बहुत ही महंगा पड़ता है। तो महंगे इसमें उपकरण आते हैं, प्रयोगशाला चाहिए इसके लिए। कहने का मतलब बहुत ही खर्चीली विधि है। हर कोई दंपति जो बंदी है वो इसका खर्च वहन नहीं कर सकता। और जो मान लो खर्च वहन भी कर दे, खर्च वहन करने के बाद इस विधि के अंदर रिस्क भी रहती है। मतलब प्रोसेस सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है। हालांकि हम ये कहते हैं 99% इसमें सफलता मिलती है, लेकिन इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद में यदि असफलता हाथ लगी तो क्या होगा। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि बहुत ज्यादा खर्चा होता है और हर जगह ये अवेलेबल भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस विधि का उपयोग कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, जिनके पास में पैसा अधिक होता है। मतलब जो इस खर्चे को वहन कर सकते हैं, ऐसे लोग ही इस तकनीक के द्वारा संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, बावजूद इसके उनका ये सोचना होता है, या हम ये कहें कि उनको धार्मिक बोल दें, भावनात्मक कह दें, सामाजिक रूप से कह दें, तो वो उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं होते हैं। मतलब ऐसे लोग हैं वो अपने धर्म के बारे में सोचते हैं कि हमारे धर्म में ऐसी चीजें अलाउ नहीं है। धर्म के जिसमें शादी होती है, पति पत्नी मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, वो तो वैलिड है। लेकिन यदि हॉस्पिटल के द्वारा हम शुक्राणु को बाहर निकाले, अंडाणु को बाहर निकाले, ऐसी तकनीक, या इसको धर्म के हिसाब से ठीक नहीं मानते। कई लोग इसको समाज के हिसाब से ठीक नहीं मानते। यदि हम ऐसा करेंगे समाज क्या कहेगा, तो समाज का डर भी होता है। और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो वो कहते हैं ये चीजें ठीक नहीं है। दूसरा भावनात्मक देखें तो भावनाओं का इसमें कदर नहीं होता। मतलब ये कर्तव्य रूप से काम किया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर अंडाणु शुक्राणु को निषेधित करवाया जाता है, इनमें भावना नहीं जुड़ती है। जैसे मान लो जब मैथुन क्रिया की जाती है तो जो पति पत्नी है या जो नर और माता है, इनकी भावनाओं का मिलन होता है, तो वो जो भावना है वो उसमें कहीं पर भी नजर नहीं आती। तो ये जो दंपति है इसकी वजह से, मतलब धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से ऐसा काम करने से हिचकिचाते हैं। तो अब देखिए, भारत के अंदर बात करते हैं दंपति तो बहुत अधिक है, लेकिन ये जितनी भी तकनीक है इसका उद्देश्य क्या है? जो बंधे दंपति है उनको संतान प्राप्त करना, जो बंधे दंपति है उनको संतान सुख उपलब्ध करवाना, काम तो ये है। अब इसमें जो ज्यादा पैसे वाले हैं या ऐसे कुछ लोग हैं जो धार्मिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से ऊपर उठ के इन्होंने काम किया, तो उनको संतान सुख प्राप्त हो जाएगा इन तकनीक के द्वारा। लेकिन अंतिम उद्देश्य संतान प्राप्ति का ही है। तो भारत के अंदर गोद लेने की जो प्रथा है, मान लो किसी के लड़का नहीं है तो उन्होंने भाई के लड़के को गोद ले लिया, तो गोद लेने की जो प्रथा है या भारत के अंदर जो गोद लेना है वो एक वैधानिक प्रक्रिया है। और जो गरीब परिवार होते हैं जो ये खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? गोद ले सकते हैं, बच्चे को गोद लेकर संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, सामान्य मैंने उदाहरण दिया, भाई का बच्चा ले लिया या आसपास में जो भी है। इसके अलावा देश के अंदर लाखों करोड़ों बच्चे अनाथ हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या हम ये कहें कि ऐसे बच्चे जिन्होंने एक्सीडेंट के द्वारा माता पिता को खो दिया, ऐसे बच्चे हैं। अब इन बच्चों को लाड, प्यार, देखभाल आदि सब चीजों की जरूरत होती है। अब इसमें उनके माता पिता नहीं है, बच्चों का कोई दोष नहीं है, प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन ऐसे बच्चे भी जब तक उनको प्यार, लाड, देखभाल नहीं मिलेगी तो वो भी अपना जो जीवन है वो आसानी से नहीं जी सकते। तो इन बच्चों को प्यार की जरूरत है, इन बच्चों को देखभाल की जरूरत है। तो ऐसे बच्चे जो अलग अलग जैसे पालना गृह में होते हैं, शिशु गृह के अंदर होते हैं, जहां पर भी होते हैं, ये बच्चे हैं, इनको माता पिता के सहारे की आवश्यकता होती है या देखभाल की आवश्यकता होती है। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये गरीब परिवार
इन बच्चों को गोद ले सकते हैं। और ऐसे जो परिवार होते हैं इनके लिए संतान प्राप्त करने का ये सबसे उत्तम उपाय होता है। ऐसे दंपति जो गरीब होते हैं, जो इस टेक्निक के द्वारा आने वाले खर्चे को वहन नहीं कर सकते हैं, यदि वे दंपति संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो बच्चे जैसे अनाथ है, एक्सीडेंट में माता पिता चले गए, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता है वो जेल में चले गए आजीवन के लिए, या हम ये कहें कि माता नाते चली गई, ऐसी कई घटनाएं होती है इसमें बच्चे फ्री हो जाते हैं, उन बच्चों को देखभाल की जरूरत होती है। तो ऐसे दंपति इन बच्चों को गोद लेकर संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बच्चे हैं उनको तो सहारा मिल जाएगा माता पिता का, और ऐसे जो दंपति है उनको संतान प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसे दंपति है वो बंध्यता से छुटकारा पा सकते हैं, या बंध्य दंपति है वो संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज की इस क्लास के अंदर बंध्यता के अंदर बंध्य दंपति किस तरह से किस तकनीक के द्वारा संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं, और लास्ट में हमने कंफ्यूजन के बारे में थोड़ी बात की कि इंडिया के अंदर क्या कंडीशन है, और इस तकनीक के बारे में बात की कि महंगी तकनीक है, भारत के अंदर हर जगह अवेलेबल नहीं। देखिए वर्तमान समय की बात करें तो ये तकनीक, जैसे मान लो बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भी ऐसे एक हॉस्पिटल है जो इस तकनीक के द्वारा ये कार्य करते हैं। तो वर्तमान समय की जो डिमांड है, समय के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मनी प्रॉब्लम। तो देश के अंदर गरीबी है, लोग बेरोजगार है, उनके पास इतना पैसा नहीं है ताकि वो इन सुविधाओं का लाभ ले सके। तो इस तरह से हमने इस क्लास के अंदर ये सब चीजें पढ़ी है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान की बात करते हैं, हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, और यदि विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान के अंदर ये सब चीजें कोई काल्पनिक नहीं है, ये सब चीजें प्रैक्टिकली है। वैज्ञानिकों ने ये सब चीज करके बताई है, सब चीजें प्रूव्ड है, और इस तरह से यदि हम इन चीजों के ऊपर विश्वास करके आगे जो भी कदम उठाते हैं हमें 101% सफलता मिलती है। विज्ञान के अंदर या विज्ञानी क्या, क्यों और कैसे इस पर काम करता है, यहां कोई डाउट वाली स्थिति नहीं है, मतलब हर चीज पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। तो कभी भी हमें कोई चीज असंभव, वैसे देखो असंभव की बात भी करते हैं, असंभव को कहते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में देखो आई एम अलग करो तो आई एम पॉसिबल, मतलब मैं संभव हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं यह काम कर सकता हूं। तो विज्ञान के अंदर जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति वैज्ञानिक सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ काम करता है तो वह व्यक्ति कोई भी काम, बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है। जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मेरे दिल और दिमाग के अंदर ये भावना बहनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। पहले से यदि मैं नेगेटिव सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तो आप कर सकते हो। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं, जो एडिसन नामक वैज्ञानिक थे, थॉमस एडिसन, सबने सुना होगा, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन जब ये पढ़ने के लिए विद्यालय गए थे तो शुरुआत में आपको पता हो कि इनको स्कूल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया कि आप इस जीवन के अंदर कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं आता है, ऐसी बात उन्होंने बताई थी। लेकिन थॉमस एडिसन वो ऐसे व्यक्ति थे, एकदम उनको स्कूल से निकाला गया था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिसने बाद में पूरे विश्व को प्रकाशमय कर दिया था बल्ब का आविष्कार करके। बल्ब का आविष्कार करके उन्होंने पूरे विश्व को चौंका दिया और पूरे विश्व को प्रकाशमय कर दिया। तो कुछ भी असंभव नहीं है, हमारे अंदर वो जोश, जुनून और जज्बा होना चाहिए काम करने का। और यदि हम इसी जोश, जज्बे, जुनून के साथ में करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। मेहनत के द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं कई बार मेरी क्लास के अंदर कहता हूं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक ही है, आप रेगुलर मेहनत करते रहें, रेगुलर आप प्रयास करते रहें। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर ये बातें की है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जो विद्यार्थी साइंस बायो में पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के अंदर, उनका रिवीजन हो जाएगा। ऐसे विद्यालय जहां पर बायो के लेक्चर नहीं है, उन बच्चों के लिए तो ये
जो क्लासेज हैं बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो आप उनको उन तक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफाई करके आप नोटिफिकेशन बटन दबाकर इसको नोटिफाई करें, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा वो टाइमली मिल जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।